नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पत्नी का हुआ पहले गैंगरेप, दोबारा हुआ अपहरण। न्याय के लिए भटक रहे पति ने डीएम गेट के पास किया आत्मदाह का प्रयास, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर हत्या कर लहराने वाले 4 अपराधी को पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। और लाखों रुपए गबन करने वाले सीएसपी संचालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। पत्नी का अपहरण होने और उसकी बरामदगी नहीं होने से तंग आकर पति ने मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस के गेट पर आत्मदाह का प्रयास किया। युवक की पहचान जिले के तुर्की ओपी क्षेत्र के धर्मुहा गांव के विपिन सहनी के रूप में हुई। उसने कलेक्ट्रेट गेट पर ही केरोसिन छिड़क अपने शरीर में आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। हाथ से माचिस और तेल का डिब्बा छीनकर दूर फेंका। इससे कुछ समय के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और काफी संख्या में लोगों की भीड़ भी जुट गई। सूचना मिलने पर टाउन थाना के दरोगा ओम प्रकाश मौके पर पहुंचे और युवक को हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान युवक विपिन ने बताया कि उसकी पत्नी हेमा की 21 जनवरी को राजकुमार समेत अन्य ने मिलकर अपहरण कर लिया था। उसे घर के बाहर से अगवा कर ले गए थे। इसके बाद वे लोग 22 जनवरी को तुर्की ओपी पर शिकायत करने गए तो पुलिस ने डांट फटकार कर भगा दिया, जिसके बाद वे लगातार थाना से लेकर वरीय अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक से मिलने के बाद उन्हें वापस थाने भेजा गया। युवक ने आरोप लगाया कि केस की आईओ राकेश ने उससे पैसे की भी डिमांड की है। वहीं 2 हफ्ते बीत जाने के बाद अब तक न तो उसकी पत्नी बरामद हुई और न आरोपी गिरफ्तार हुए। केस तो दर्ज हो गया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसी बात से नाराज होकर पीड़ित ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। पीड़ित ने बताया कि रात को उसकी पत्नी शौचालय करने निकली थी। इसी दौरान पूर्व से घात लगाकर आरोपी वहां मौजूद थे। उसे जबरन खींचकर बाइक पर बैठा लिया और भागने लगे। महिला ने शोर मचाया तो वह दौड़कर बाहर निकला। देखा कि आरोपी उसकी पत्नी को अगवा कर ले जा रहे थे। उसने पकड़ने की कोशिश की तो एक आरोपी ने उसे धक्का मारकर गिरा दिया और हत्या की धमकी देते हुए भाग निकले। सर 21 तारीख को मेरी पत्नी को अपराह्न घर से उठा लिया गया है सर। अच्छा। और जब थाना पर हम जाते हैं एफआईआर के लिए तो एफआईआर मेरा नहीं लिया सर। अच्छा। वो बोलता है कि पैसा लाओ तब एफआईआर करेंगे हम। और जब आवेदन दिए उनको तो आवेदन पे एफआईआर नहीं। जब वहाँ से एसपी साहब का आए तो एसपी साहब बोलते कि थाना पर जाओ। थाना पर हम फ़ोन किए हैं, थाना पर जाओ। थाना पर जाने के बाद हमको बोलता है कि थाना पर जाने के बाद बोलता है कि पैसा लाओ तो हम तुम्हारा एफआईआर लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। कौन बोला है? ये राकेश यादव। क्या है? और वो अपने मन से हमको जैसे बोला वैसे केस लिखा क्या है। है राकेश यादव, क्या है वहाँ पे? केस के आईओ है सर। कब किए हैं आवेदन, कब दिया? आवेदन तो सर 21 तारीख को 22 तारीख को दिए थे सर। कब से गायब है पत्नी? पत्नी 21 तारीख को रात को 11 बजे से उठा लिया गया सर। कौन उठाया? राजकुमार सर। काहे उठाया? सर उसका केस चल रहा था सर, पहले से ही 6 महीना पहले की अपहरण, एकदम 15 दिन तक उसको अपहरण करके रखा था सर। अच्छा, काहे ले गया था अपहरण करके? उसके साथ गैंग रेप सर किया था, जबरदस्ती उठा लिया था सर घर से। अच्छा, अभी दोबारा ले गया है? ये इस बार दोबारा सर ले गया। क्या करता है राजकुमार सर? रुके ना सिपाही जी, क्या करता है राजकुमार? सर घर पर ही रहता है, वो सब डांट दबार, जब हम केस नहीं उठाते हैं सर धमकी देता है कि फिर से तुम्हारा पत्नी को हम उठा लेंगे। सूचना मिला है कि यहाँ पर कोई मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा रहा है, तो हम लोग आए हैं, वो पकड़ करके अभी गया है थाना पर। कुछ पता चला है सर क्या मामला था? अभी मामला है, तुरंत हम लोग आ ही रहे, तुरंत गया है, जांच पड़ताल होगा, क्या मामला है देखा जाएगा, उसके बाद कार्रवाई।
मुजफ्फरपुर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग कर भाग रहे 4 शातिरों को पुलिस ने दबोच लिया। इनके पास से बाइक, पिस्टल और गोली जब्त की गई। चारों की पहचान मोतीपुर के बगाही के राजीव कुशवाहा, मोहम्मद वारिस, चंद्र प्रकाश और विकास कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ के बाद चारों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। बताया गया कि मोतीपुर में ये चारों एक समारोह में शामिल होने गए थे। इसी दौरान इन्होंने हर्ष फायरिंग की, जिसके बाद किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। डीएसपी वेस्ट अभिषेक आनंद ने बताया कि सूचना मिलते ही काटी थाना की पुलिस को अलर्ट किया गया। दामोदरपुर में हाईवे पर पुलिस ने घेराबंदी की और जांच अभियान शुरू की। इसी दौरान ये चारों युवक बाइक से आते हुए दिखे, जिन्हें रोका गया, लेकिन ये चकमा देकर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने इन्हें हाईवे पर खदेड़ कर दबोचा। तलाशी लेने पर पिस्टल और गोली बरामद हुई। पूछताछ करने और हर्ष फायरिंग करने की बात स्वीकार की। इसके बाद चारों को गिरफ्तार किया गया। मोतीपुर थाना से इनका पूरा डिटेल्स निकाला जा रहा है। एक्चुअली कल दिन में दिवागश्ती के समय में सूचना मिली थी कि कुछ ऐसे लड़के जिन्होंने परसों रात को देर रात को हर्ष फायरिंग वगैरह भी की थी, वो लोग दामोदरपुर वाले एरिया से गुजर रहे हैं। तो इस तुरंत सूचना के मिलते के साथ पुलिस ने, काटी थाने ने अपनी टीम बनाई और हम लोगों ने मिलके उनको बीच रोड पे रोका और एक गाड़ी और हथियार के साथ चारों लड़कों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। लोग रहने वाले कहाँ के हैं? ये सब मोतीपुर के लड़के हैं और बाकी इनका डिटेल्स अभी देखा जा रहा है। मुजफ्फरपुर में बैंक ग्राहक के खाते से रुपए उड़ाने वाले सीएसपी संचालक सनी कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह काटी इलाके का रहने वाला है। उसके पास से फ्रॉड के कुछ रुपए भी बरामद हुए हैं। शेष राशि की बरामदगी के लिए पुलिस जुटी हुई है। दरअसल मामला पानापुर खुर्द के रमेश कुमार का है। उनका खाता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में था। उन्होंने जमीन बेचकर अपनी बेटी की शादी और घर बनाने के लिए बैंक में कैश जमा किया था, लेकिन अचानक से उनके खाता से 12,50,000 रुपए की अवैध निकासी हो गई। ये घटना पिछले वर्ष जुलाई महीने की है। पीड़ित ने अपने बेटे को जब बैंक में पासबुक अपडेट करवाने भेजा तो पाया कि उनके खाते से पूरे पैसे निकल चुके हैं। इस पर उन्होंने आपत्ति जताई, लेकिन बैंक ने हाथ खड़ा कर दिया। पीड़ित ने जब बैंक स्टेटमेंट निकलवाया तो पता चला कि 125 बार में अलग अलग तारीखों पर 12,50,000 रुपए की निकासी हुई है। इसके बाद कस्टमर केयर के यहाँ शिकायत की। राशि कैसे और किस तरह से निकाली गई थी, इसकी जानकारी मिल गई। इसके बाद उन्होंने काटी थाना में एफआईआर दर्ज कराया था। डीएसपी वेस्ट अभिषेक आनंद ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बैंक से भी संपर्क किया गया और राशि निकासी का पूरा डिटेल्स लिया गया। इसी में पता लगा कि सीएसपी संचालक इसके पीछे का मास्टरमाइंड है। उसने आधार कार्ड का इस्तेमाल कर पीड़ित के खाते से रुपए की अवैध तरीके से निकासी की है। उसके विरुद्ध ठोस साक्ष्य मिलने पर उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने कई लोगों के खाता पर पीड़ित के खाता से रुपए उड़ाने के भेजे थे। उन सभी खातों के डिटेल्स मिल पाया गया है। करीब 12 खाता का पता लगा है। सभी खाता को फ्रीज करने की कवायद की जा रही है। एक्चुअली एक केस दर्ज हुआ था 635/21 जिसमें कि एक अकाउंट धारक के अकाउंट से लगभग 12.5 लाख रुपए निकल गए थे। इसके ऊपर हमने उस वक्त से एक टीम बनाई, छानबीन की, पता लगाया। तो उसी सिलसिले में कल गिरफ्तारी हुई है। वो जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसी ने वो पैसे निकलवाए थे और इस पैसे को वो विभिन्न माध्यमों से अलग अलग अकाउंट के थ्रू वो इधर उधर उसने ट्रांसफ़र किए हैं। उसकी गिरफ्तारी हुई है। बाकी इससे जुड़े और भी जो लोग हैं उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। पैसे की रिकवरी हो गई है। यही मामला। कितना अमाउंट है टोटल? टोटल अमाउंट 12,50,000 है। सर फ्रॉड कैसे करता था कुछ इसका? ये सीएसपी संचालक जो थे ये लोग, ये क्या होता है कि एक आधार कार्ड से लिंक्ड आप 10,000 रुपया आप अपने उंगली के उससे निकाल सकते हैं। इसी को लेके इन लोगों ने कस्टमर को कुछ विश्वास में लेके कुछ फ्रॉड अकाउंट्स वगैरह खोल के और इसके थ्रू ये फ्रॉड किया गया है। जिनते इन्होंने पैसा दिया, ट्रांसफर किया, क्या उनका अकाउंट भी सीज कर दिया जाए? जी। अगर ये छानबीन की जा रही है कि ये पैसे कहाँ ट्रांसफर किए गए और जिनके भी अकाउंट्स इसमें आएंगे उनके अकाउंट को फ्रीज किया जाएगा और नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा बैंक के माध्यम से। मुजफ्फरपुर में एटीएम फ्रॉड गिरोह के सदस्य होने के शक पर एक युवक को लोगों ने पकड़ उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना मनियारी थाना इलाके के सुनबरसा चौक स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एटीएम के समीप की है। तलाशी लेने के बाद युवक के पास से दर्जनों एटीएम मिले हैं। सूचना पर पहुंची मनियारी पुलिस ने युवक को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ कर रही है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक एटीएम में आए पैसा निकालने वाले ग्राहक का रेकी किया करता था। इसी शक पर स्थानीय लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। मुजफ्फरपुर में इन दिनों चोरों ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। प्रतिदिन चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस को चोरों के द्वारा चुनौती दी जा रही है। बुधवार की रात बेखौफ चोरों ने कलमबाग चौक स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान का शटर उखाड़ लाखों की इलेक्ट्रॉनिक सामान पर हाथ साफ कर दिया। दुकानदार सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सुबह मकान मालिक के द्वारा उन्हें सूचना दी गई कि दुकान का शटर खुला हुआ है। सूचना पाकर सुधीर कुमार अपने आवास खबरा से कलमबाग रोड पहुंचे, जहां दुकान का स्थिति देखकर वह दंग रह गए। सुधीर ने बताया कि दुकान में रखे 10,000 कैश, 5 स्मार्ट LED टीवी, 3 होम थिएटर समेत 2 लाख की संपत्ति पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सूचना पर पहुंची काजी मोहम्मदपुर पुलिस ने आसपास के इलाकों में लगे CCTV के आधार पर चोरों का पता लगाने में जुट गई है। सुबह में मकान मालिक आसपास के लोगों को जानकारी मिला कि शटर टूटा हुआ है। आए तो फिर देखे कि यहाँ एक्चुअल में शटर टूटा हुआ है, तो फिर उसके बाद हम अंदर घुस के देखे और फिर थाना को इन्फॉर्म किए। तो थाना से आए लोग अपना इंक्वायरी, फोटोग्राफ, स्नैप्स वगैरह ये सब स्टेटमेंट वगैरह लेके गए। शटर जैक लगा के उखड़ा हुआ था, ताला तोड़ा और नहीं था, ताला जस्ट का तस था, शटर को उनार के पूरा ऊपर कर दिए हुए। अच्छा, कितने का क्षति, क्या क्या ले गया है? TV ले गया, आपको होम थिएटर, मिक्सी, यही सब ले गया है। 4-5 TV ले गया है, 32 इंची 4, 43 इंची ले गया है। सब एंड्रॉयड अच्छा चुन के देख के महंगा जी। अच्छा, कैश कितना ले गया? कैश वही 8-10 हज़ार, कैश ज़्यादा नहीं था। कितने का नुकसान है टोटल? करीब यही होगा 2 लाख। अब तो जोड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लगभग 2 लाख। हाँ, लगभग 2 लाख। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा है कि फ्रंट के राज्य कार्यकारिणी की बैठक 9 फरवरी को पटना के भूमि विकास बैंक के सभागार में आहूत की गई है, जिसमें राज्य स्तर पर फ्रंट अपने आगामी नीतियों को क्रियान्वित करने का फैसला लेंगी। इससे पूर्व वसंत पंचमी के दिन 5 फरवरी से पूरे राज्य में फ्रंट की ओर से सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा। चक्कर स्थित अपने आवास पर बुलाए गए प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि फ्रंट की ओर से इसी साल मार्च महीने में मुजफ्फरपुर के महेश प्रसाद सिंह साइंस कॉलेज के प्रांगण में महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें फ्रंट के 1.5 लाख से अधिक सदस्य हिस्सा लेंगे। मौके पर उन्होंने दोहराया और फ्रंट की ओर से समाज के मेधावी छात्रों की पढ़ाई, निर्धन छात्रों को शिक्षित करने और समाज के ऐसे लोग जिन्हें किसी कारण से दबाया जा रहा है या शोषण किया जा रहा है, उसकी मदद की योजना पर तेजी से काम किया जाएगा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार ने कहा कि हमारी सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी जो धीरे धीरे छीन होती जा रही है, उस पर फिर से पकड़ बनाने की योजना है। इसकी शुरुआत MLC चुनाव से किया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि MLC चुनाव में जो दल समाज के लोगों को अधिक भागीदारी देगा, फ्रंट उनके साथ मिलकर काम करेगी, क्योंकि फ्रंट की न किसी से दोस्ती है न किसी से दुश्मनी। मौके पर संगठन के महामंत्री धर्मवीर शुक्ला, जिलाध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार सहित कई अन्य सदस्य उपस्थित थे। जो हम कह दिया एक बार में कि जो पार्टी हमने स्पष्ट कहा है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे समाज को प्राथमिकता देगी, हम आंख बंद करके उसके साथ हमारा फ्रंट रहेगा। देखिए, हमारे अध्यक्ष जी और कार्यकारी अध्यक्ष ने साफ साफ कह दिया कि हमारा भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ये पार्टी विशेष का संगठन नहीं है। जो मेरे पार्टी को सम्मान देगा, जो मेरे जाति के लोगों को सम्मान देगा, हम उसके साथ हैं। पार्टी लाइन से हट के बिल्कुल बिल्कुल, पहले समाज फिर पार्टी करेगी। देखिए, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस और आरजेडी का प्रश्न नहीं है। यहाँ प्रश्न है समाज को मजबूत करने का, एक करने का। उसका समाज का एक अपना इस फ्रंट का उद्देश्य है। हम प्रचार करेंगे नहीं करेंगे ये प्रश्न नहीं है, लेकिन समाज जो पार्टी
अपना कैंडिडेट जो हमारा सामाजिक फ्रंट से जुड़ा हुआ होगा उसको ज़रूर मदद करेंगे। जमात की बात करने वाले सुरेश शर्मा आप जात की बात करें? नहीं, कोई जात की बात नहीं है। हम अपने समाज को हर जाति से उत्थान के लिए जोड़ने का प्रयास करेंगे और प्रयास कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में मनरेगा के तहत काम नहीं मिलने से सैकड़ों महिलाएं नाराज हैं। कलेक्ट्रेट परिसर के गेट के सामने धरने पर बैठ गई हैं। खास बात यह है कि महिलाएं चूल्हा और बर्तन लेकर धरने पर बैठ गई हैं। इनका कहना है कि जब तक काम नहीं मिलेगा यही रहेगी और खाना भी बनाएगी। महिला रिंकू देवी ने बताया कि आज धरना का दूसरा दिन है, लेकिन कोई भी अधिकारी उन लोगों से बात करने नहीं आए और न पूछने आए हैं। उनका कहना है कि मनरेगा के तहत 100 दिन काम देना है, लेकिन साल भर से उन लोगों को काम नहीं मिला है। धरना में 14 पंचायतों की 200 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। कहती हैं कि जब भी रोजगार सेवक को काम देने के लिए कॉल करते हैं तो टाल मटोल करने लगता है। कई बार तो काम की बात बोलकर दूसरे पंचायत में भेज दिया है, लेकिन वहां पर जाने पर कोई काम नहीं मिला। वे लोग कई बार निराश होकर लौट गई हैं। हम लोग धरना प्रदर्शन पर इसलिए आए हैं जो हम लोग का काम नहीं मिल रहा है। इतना भूख रहे हैं, इतना दौड़ बढ़ा कर रहे हैं, इतना चिट्ठी लगाते हैं, इतना आवेदन रिसीव करते हैं, फिर भी हम लोग का काम न मिल रहा है। इसलिए धरना प्रदर्शन पर हम लोग आए हैं जो हम लोग का काम मिले मनरेगा के हर ब्लॉक में और हर पंचायत में, और जो पैसा बाकी है बकाया वो मिले। गरीब आदमी है, हम लोग गरीब आदमी है तो सरकारे से न काम लेगा तो खाएगा, सरकारे में कमा कर सरकारे में खाएगा। सरकार नहीं देता है काम तो नहीं खाता है, बाल बच्चा भूखा मरता है, तो हुनका से लाता है तो सूद जोड़ कर दे तो हमरा इतना लिया इतना दे। सरकार काम देगा तो ही सरकार में कमा कर खाएगा, तो किसी से पैसा तो नहीं लेगा, किसी से गात पारी तो नहीं सुनेगा। इसीलिए सरकार हम लोग का काम दे, हाल रोजगार तो सब मिलकर चोरी कर लिया, गरीब के लार दिखा दिया भोर मुट्ठी के सरकार सब मिलकर चोरी कर लेता है गरीब को कमाई में, गरीब को कहता है लार तक बैठो हमसे बात करना है, फल्ला ठैया है, चिल्ला ठैया है, शिविर करता है, गरीब मुँह ताक रहा है। आसानी से पैसा बकाया नहीं मिलता है या काम नहीं मिलता है, साल भर के पैसा रुका हुआ है और अथी में देते हैं अब आवेदन तो वो नहीं काम आता है सबके। काम रोज कहाँ बढ़बै छिन। मौसम में हो रहे बदलाव के कारण इन दिनों खासकर छोटे बच्चों में सर्दी, खांसी और बुखार का प्रकोप अचानक बढ़ गया है। एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। पछिया हवा चलने के साथ सुबह और शाम में ठंड बढ़ रही है। ऐसे में मौसम के अनुसार न चलने में लापरवाही बरती तो उसका बीमार होना तय है। सर्दी में बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखना पड़ता है। अगर लापरवाही बरती गई तो इन पर यह मौसम ज्यादा प्रभाव डालता है और बीमार कर देता है। सरकारी और निजी अस्पतालों में इन दिनों डायरिया, निमोनिया और वायरल के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। ठंड बढ़ने के कारण बच्चे वायरल इन्फेक्शन के शिकार हो रहे हैं। यदि ठंड लगने पर तुरंत उपचार न किया जाए तो बच्चों और बुजुर्गों को निमोनिया हो सकता है। ऐसे में ठंड से बचाव के उपाय अपनाने बेहद जरूरी हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह ने बताया कि मौसम बदल रहा है और ठंड बढ़ रही है। वैसे में नवजात शिशु, छोटे बच्चे एवं बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखना आवश्यक है। इस मौसम में नवजात शिशु एवं छोटे बच्चों में सर्दी, खांसी, बुखार एवं निमोनिया होने की संभावना अधिक रहती है। ठंड के मौसम में सामान्य लोगों को, खासकर बुजुर्गों को भी ब्लड प्रेशर, सांस लेने में तकलीफ की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में सभी लोगों को बदले मौसम के अनुसार सुरक्षित रहने की जरूरत है। खासकर बच्चे की मां को उसके रखरखाव एवं खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हमने हमेशा कहा है कि खान पान पर विशेष ध्यान रखें, साफ़ सफाई पर ध्यान रखें, हैंड हाइजीन पर ध्यान दें। और जब अगर हैंड हाइजीन पर हम ध्यान दें, यानी हाथ को पानी से, साबुन से 20 सेकंड तक अच्छी तरह से धोएं, बच्चे का भी हाथ धुलाएं, अपने भी खाना परोसने के पहले हाथ धुलाएं, तो निश्चित रूप से साफ़ सफाई और वैक्सीनेशन कोल्ड डायरिया जैसी बीमारी से बहुत हद तक उसको हम लोग बचा सकते हैं। और जो आवश्यक सलाह है कि किसी को डायरिया होता भी है, कैदस्त होता भी है,
तो हर जगह गांव-गांव में सब जगह ORS और जिंक की टैबलेट उपलब्ध है, वो अपने पास में रखें। डायरिया शुरू होते ही ORS देना शुरू कर दीजिए, बताए हुए तरीके से माँ का दूध पिलाते रहिए, जिंक की टैबलेट खिलाइए 14 दिन तक। और ज़रूरी नहीं है कि ऐसे बच्चों को किसी अस्पताल में ले जाने की ज़रूरत है, ज़रूरत किसी बच्चों में पड़ती है। सर्दी खांसी का जहाँ तक सवाल है, तो ये भी वायरल इन्फेक्शन है, ये फ्लू लाइक इलनेस है जिसको कहते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। तो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस भी आपको 99% 95% केसेस में सेल्फ लिमिटिंग होती है। इसमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक कफ सिरप की कोई ज़रूरत नहीं है थी। डेंजर साइन क्या है ये हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे, कब बच्चों को ले जाना चाहिए। अब कई 10 में मान लो कि लीजिए तो डेंजर साइन है कि बच्चा जो है लगातार उल्टी करे, उसकी आंखें धंस जाए, उसका जीभ सूख जाए, उसका मतलब कि पेशाब नहीं हो रहा हो, वो कुछ खा पी नहीं रहा हो, बच्चा बेसुध हो जाए। ऐसे कंडीशन में तो उसको डॉक्टर के पास या निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में ले जाना चाहिए। महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की 106वीं जयंती पर स्वर्णिम कला केंद्र की ओर से निराला निकेतन में स्थापित उनकी प्रतिभा के समक्ष रंगारंग कार्यक्रम के साथ ही जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ साहित्यकार उषा किरण श्रीवास्तव, शास्त्री जी की पुत्री सैलवाला मिश्र सहित उपस्थित लोगों ने उनके प्रतिभा पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत कलाकारों ने सरस्वती वंदना से किया। हर साल होता था, 47 वर्षों से हो रहा है यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम और जयंती पर बहुत धूमधाम से होता था। उनके मृत्यु के बाद भी होता रहा है, पिछले साल तक हुआ है। तो इस साल हमको पेपर से पता चला, वो प्रभात खबर से लिखा था कि नहीं हो रहा है इस बार। 47 वर्षों की कड़ी टूट रही है। तो मेरे मन में हम तो श्रद्धा है, हम तो सरस्वती के रूप में मानते थे, बाबूजी कहते थे। तो हम कहे कि नहीं अच्छी बात नहीं है, ये होना चाहिए। तो कल ही समझिए कि एक दिन में हम तो अकेले हम भी हैं, तो नागरिक मोर्चा वाले मोहन जी को फ़ोन किए, कहें कि देखिए ना ऐसे ऐसे हैं, हमारे पास तो कोई आदमी है नहीं, हम कैसे अकेले कर पाएंगे। तो बहुत हौसला दिए, कहे कि नहीं आप अपना तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं और नागरिक मोर्चा के सभी लोग आपके साथ हैं, नवयुवक समिति के, कि आप जो भी चाहती हैं वो सब होगा। और आप लोग के सहयोग से सब आए, गुरुजी हमारे हैं, गुरुजी तैयारी कराएं कर दिन भर मेहनत किए हैं, बच्चों को अच्छी तैयारी कराए हैं। कार्यक्रम तो बहुत है स्वर्णिम कला केंद्र के पास, लेकिन समय नहीं है और हम बहुत खुश हैं। और दीदी हैं, दीदी भी बहुत खुश हैं, दीदी बहुत खुश हैं कि हाँ, अभी हमको कह रही थी कि नहीं होता तो कैसा लगता उषा। पिताश्री मेरे आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री कौन नहीं जानता, उनका परिचय देना तो बेकार है। दीपक को जैसे कहा जाता है कि सूरज को दीपक दिखलाना, वैसा होगा। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि वो जितने ही साहित्य के क्षेत्र में थे एकदम लिप्त, उसी तरह से साहित्य, संगीत और जो भी बच्चे आते थे उनके साथ कवितामय हो जाते थे। लगता ही नहीं था कि अभी पिताजी जो अभी बच्चा को गोद में लिए हुए खिला रहे थे, किसी कुत्ता के पिल्ला को नहला रहे थे, अभी बाबूजी किसी को दौड़ के जाकर प्रसाद वितरण कर रहे हैं, वही बाबूजी अभी हैं। खैर, उनका विविध रूप ऐसा और अंतर्मन तो ऐसा स्वच्छ कि स्वच्छ दर्पण भी मात हो जाए। कह नहीं सकती मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। मैं एकमात्र उनकी संतान हूँ। मैं 10 साल की थी तो मेरी माँ गुजर गई थी। उस समय से बेटे की तरह उन्होंने नहलाना, धुलाना, पालना पोसना। तो फिर जब बड़ी हुई फिर दाई वाई रखाई। लेकिन इस तरह से उन्होंने मुझे पाला है। जो कुछ पढ़ाया लिखाया, 4 अक्षर हमने पढ़ा, बाद में फिर हमने कॉलेज में नाम लिखाया बाद में। लेकिन उनके समय में तो बहुत कम ही उम्र में मेरी शादी हो गई थी। शादी के बाद पढ़ाई छूट गई, जैसे तैसे समय की कटा, मत पूछिए। लेकिन पिताजी का स्नेह ऐसा था, अब इतना हमेशा प्रोत्साहन देते थे कि तुम एक दिन नाम करोगी, तुम करो, लिखना मत छोड़ो। तो हमको साहित्य के प्रति भी है, मैं दिखलाऊंगी आप लोगों को। समय समय पर मैंने लिखा है सो, और एकदम वो लगता है कि हाँ, आचार्य श्री की छोटी ही सी नकल सही, लेकिन उनकी पुत्री कर रही है और आगे करेगी, उसकी नकल कोई नहीं कर सकता है, यह मेरा दावा है। और
उनका संगीत गाते थे, आप लोगों ने नहीं सुना दुर्भाग्य। तो संगीतमय हो जाते थे। कोई कह नहीं सकता कि जो इतने बड़े कवि थे वो ऐसा संगीत भी गा सकते हैं। एक कविता दीदी सुना दीजिए बाबूजी। इंटरमीडिएट परीक्षा का तीसरा दिन भी शांतिपूर्ण तरीके से बीता। कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। कड़ी निगरानी में जिले के 65 केंद्रों पर इंटरमीडिएट परीक्षा ली जा रही है। गुरुवार को तीसरे दिन पहली पारी में रसायन शास्त्र और दूसरी पाली में भूगोल और कृषि विज्ञान की परीक्षा हुई। हर दिन की तरह गुरुवार को पहली पाली 9:30 बजे से 12:45 बजे तक हुई। गेट पर होने वाले जांच के कारण सुबह 8 बजे से ही परीक्षा केंद्र पर लोग उपस्थित होने लगे थे। मुख्य द्वार पर प्रवेश पत्र और शारीरिक जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को अंदर जाने की अनुमति दी गई। दूसरी पाली की परीक्षा 1:45 से शुरू होकर 5 बजे संपन्न हुई। शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन को लेकर परीक्षा के दरमियान दिन भर प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी गश्त करते रहे। गुरुवार की परीक्षा में कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। वहीं शुक्रवार को पहली पारी में अंग्रेजी और दूसरी पाली में इतिहास विषय की परीक्षा होगी। लंगर सिंह कॉलेज में शांतिपूर्ण ढंग से इको फ्रेंडली कैंपस में, स्ट्रेस फ्री कैंपस में बच्चे लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता को निखार रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार तक भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम तो लिया ही जा रहा, लेकिन सब्जेक्टिव भी बच्चे लोगों को लिखने की व्यवस्था करने, क्योंकि बच्चे का सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब वो सब्जेक्टिव भी एग्ज़ाम दे। ऑब्जेक्टिव तो कंपटीशन के लिए ठीक है, लेकिन ये 10th और 10+2 तक उसको सब्जेक्टिव भी एग्ज़ाम की व्यवस्था, भी तो कोरोना काल है, इसके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है जो बच्चे लोग के प्रतिभा की जांच भी हो जाए। लेकिन आगे अगर देश को विकासशील से विकसित देश बनाना है, अगर उस क्वालिटी एजुकेशन को आगे भी प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद हायर एजुकेशन में ले जाना, तो थोड़ा हम लोगों को परीक्षा के जो अभी माध्यम है उस माध्यम में भी कुछ बदलाव लाने की जरूर। आपके माध्यम से मैं सरकार से भी गुजारिश करना चाहता हूँ जो थोड़ा परीक्षा का पैटर्न भी हम लोग बदलें और ये बच्चे का भविष्य कैसे संभले, हर हाथ को काम कैसे मिले। इस बार सर इंटर परीक्षा के तीसरे दिन गुरुवार को भी शहर की जाम ने छात्रों को रुलाया। अभिभावक और राहगीर जाम के आगे बेबस नजर आए। हालांकि रंगरूटों ने भीड़ को कुछ हद तक निरंतर रखा और परीक्षार्थियों को जाम से निकाला। इधर ट्रैफिक सुचारू करने के लिए यातायात थाने के जवान लगातार भागदौड़ करते रहे। एक से दूसरे पोस्टर तक जाम छुड़ाया। 0 माइल, सिकंदरपुर मोड़, अखाड़ा घाट, जूरन छपड़ा, यादव नगर, कंपनी बाग, सरैयागंज, छाता बाजार, बनारस बैंक रोड, हरिसभा चौक, क्लब रोड, मिठनपुरा, मोतीझील और अघोरिया बाजार जाम रहा। इसमें परीक्षार्थियों के अलावा अन्य राहगीर और 4 पहिया, तिपहिया के साथ साथ बाइक सवार भी 1 घंटे तक फंसे रहे। वहीं परीक्षा के लिए निकले छात्र 1 घंटे तक जाम में फंसे रहे। इससे उनको काफ़ी परेशानी हुई। इस दौरान छात्र और उनके अभिभावक किसी तरह आपस में लड़ झगड़ कर आगे निकले और परीक्षा केंद्र पहुंचे। जाम की जो समस्या है मुजफ्फरपुर शहर में वो भयावह है और अभी वर्तमान में जो छात्र हमारे इंटर का परीक्षा दे रहे हैं वो परीक्षा ख़त्म होने के बाद या परीक्षा शुरू होता है तो जाते समय इतनी जाम रहती है शहर, परीक्षार्थियों को और उनके अभिभावक को इतना दिक्कत का सामना करना पड़ता है और जिला प्रशासन मुख्य दर्शक बन के देख रही है, मौनी बाबा बनी हुई है। तीसरा दिन ये है, तो आज जाम की स्थिति सही रह गई सर। ये तो तीसरा दिन है और जाम का समस्या भयावह है। ये तो छात्रों के भविष्य के साथ जिला प्रशासन खिलवाड़ कर रही है। अपनी 8 सूत्री मांगों के समर्थन में बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर 1 फरवरी से 4 फरवरी तक चलने वाले कार्य बहिष्कार कार्यक्रम के तहत तीसरे दिन गुरुवार को भी कार्य बहिष्कार कर महासंघ के सदस्य लंगट सिंह महाविद्यालय परिसर में जिला संघ के सदस्य अरविंद कुमार की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कर्मचारियों ने कार्य करने से इनकार करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने पर बैठे सदस्यों ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की मनमानी के कारण
कर्मचारी संघ के 8 सूत्री मांगों को लेकर पूर्व में दिए गए चेतावनी के अनुसार सभी कर्मी 4 फरवरी तक हड़ताल पर रहेंगे। अगर तब तक भी विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों को नहीं मानता है तो 15 फरवरी से सभी कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। 16 से लंबित मांगे हैं जिस पर बार बार यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी जो है इस पर लिखित समझौता, मौखिक समझौता कर करके उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो है वेतन पुनरावृत्ति जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद हमारे यहाँ जो डेली वेज कर्मचारी हैं उन लोगों को यहाँ के खाली पद पर सामंजित करने की बात है वो नहीं कर रहे हैं। इन सारी मांगों को लेकर के हम पूर्व में भी आप धरना दिए थे? जी हम लोग पूर्व में भी धरना दिए थे जिस पर कि उन्होंने लिखित और मौखिक दोनों तरह का समझौता किया था, फिर परंतु आज तक उसको ये लोग कार्यान्वित नहीं किए। क्या रणनीति इसको लेकर आई? रणनीति अभी तो हमारा महासंघ के द्वारा आहूत है कि निश्चितकालीन धरना रहेगा। ये 4 तारीख तक निश्चितकालीन धरना है। उसके बाद भी अगर इनकी निद्रा न टूटी तो महासंघ के आह्वान पर संघर्षात्मक विरोध होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।